कभी सोचा है कि साहित्य के जो बड़े बड़े स्तंभ हैं, जिनके काम पर हम आज भी भरोसा करते हैं, वो असल में किस नींव पर टिके हैं? देखिए, हर महान कृति के पीछे ना अक्सर एक गुमनाम कहानी होती है। तो आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे ही छिपे हुए वास्तुकार को, एक आर्किटेक्ट को खोज निकालेंगे, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरा रास्ता ही बना दिया। बड़ा भारी वृत्त संग्रह, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। और जब शुक्ल जी जैसी हस्ती किसी रचना के लिए ऐसा कहें तो भाई रुक कर सोचना तो बनता है, आखिर ये किस बारे में था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सा विशाल ग्रंथ था, ऐसी कौन सी रचना थी जिसका पैमाना इतना बड़ा था कि खुद आचार्य शुक्ल भी उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर पाए। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी है 3 भाइयों और उनकी एक मास्टरपीस की। एक ऐसा जबरदस्त काम जो आज भी रिसर्च करने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उस रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। अच्छा, हो सकता है ये नाम आचार्य शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास जितना मशहूर ना हो, लेकिन इसके बिना शुक्ल जी का इतिहास शायद वैसा होता ही नहीं जैसा हम आज जानते हैं। और इस महान काम के पीछे थे ये 3 भाई, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्रा और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर हिंदी साहित्य को एक जगह सहेजने का एक ऐसा बीड़ा उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, इसके पहले 3 भाग आए 1913 में और इसका आखिरी चौथा भाग आया 1934 में, यानी पूरे 21 साल बाद। ये उनके दशकों के अटूट समर्पण का, उनके डेडिकेशन का सबूत है। और इस मेहनत का स्केल क्या था, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने कुल 4591, जी हाँ 4591, मतलब लगभग 5000 कवियों और लेखकों का जीवन वृत्त तैयार किया था। उस दौर में ये सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा काम कैसे किया गया होगा। तो आखिर विनोद में ऐसा क्या खास था? चलिए उनकी उस जबरदस्त मेथोडोलॉजी को समझते हैं जिसने इतिहास लेखन का तरीका ही बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी देन थी इतिवृत्तात्मक पद्धति। अब इसका सीधा सा मतलब है सभी कवियों को उनके समय के हिसाब से एक क्रम में रखना, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आज ये हमें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन मिश्र बंधु विनोद ही वो पहला ग्रंथ था जिसने हिंदी साहित्य को इतने सिस्टमैटिक तरीके से पेश किया। उनका योगदान सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन की भी पहली ठोस कोशिश की। जिसे हम आज आदिकाल कहते हैं, उसे उन्होंने आरंभिक काल कहा, रीति काल को कहा अलंकृत काल और आधुनिक काल को नाम दिया वर्तमान काल। इसने एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे नहीं किए बल्कि उनका एनालिसिस भी किया। जैसे मिश्र बंधुओं ने ही सबसे पहले ये दावा किया कि गोरखनाथ हिंदी के पहले गद्य लेखक थे। ये उनके गहरे शोध और विश्लेषण को दिखाता है। अच्छा, अब कहानी को वापस आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लाते हैं और ये देखते हैं कि कैसे विनोद जैसा विशाल रिसोर्स शुक्ल जी के काम के लिए एक मजबूत आधार, एक फाउंडेशन बना। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था, मतलब हार्ड वर्किंग कंपाइलर्स। देखिए, वो खुद एक बड़े आलोचक थे, फिर भी उन्होंने उन भाइयों की मेहनत और उनके काम की वैल्यू को पहचाना और खुलकर माना। ये अपने आप में मिश्र बंधुओं के काम को एक बहुत बड़ा सम्मान है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। आचार्य शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए कवियों का जो शुरुआती परिचय और डिटेल्स हैं, वो सीधे सीधे मिश्र बंधु विनोद से ही उठाए थे। कह सकते हैं कि ये ग्रंथ वो कच्चा माल था जिस पर शुक्ल जी ने अपनी शानदार इमारत खड़ी की। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बहुत सारी मेहनत से किए गए संकलन के बिना एक महान आलोचना संभव है? क्या तथ्यों की मजबूत नींव के बिना विश्लेषण की कोई इमारत खड़ी हो सकती है? खैर, मिश्र बंधु और आचार्य शुक्ल का रिश्ता हमें यही सिखाता है कि अक्सर एक महान संकलन ही एक महान आलोचना को जन्म देता है।